आज हम लोग यहाँ पर समकालीन जनमत के फेसबुक पेज से बात करने वाले हैं ये जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 का, उसका महिलाओं पर असर के बारे में और जेंडर बेस्ड जो हिंसा है उस पर असर के बारे में। अब देखिए कि यूएन के कई संस्थाएं, यूएन से जुड़े हुए जो यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वे भी, और यूएन पॉपुलेशन फंड के जो ऑफिस है वो भी, और यूएन सेक्रेटरी जनरल भी, सबने एक तरह से ये इशारा किया है कि कोविड-19 महामारी जो है उसके चलते, उसकी आड़ में महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा और जेंडर आधारित होने वाली हिंसा में एक बहुत बड़ा बढ़त हो सकती है। और हिंसा के अलावा भी, हिंसा को हम जिस तरह से समझते हैं, हिंसा के अलावा भी एक तरह से महिलाओं के और लड़कियों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़े असर, उनके जीवन पर बहुत बड़े असर ये हो सकते हैं। और ये सिर्फ अभी के कुछ महीनों के अंदर नहीं, ये हो सकता है कई वर्षों तक ये असर बने रहे। यहाँ तक कि मैं देख रही थी कि फुमजिले लाम्बोनगुका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएन विमेन की, उन्होंने कहा है कि महामारी के साथ साथ एक शैडो महामारी, यानी महामारी की जो परछाई है, तो एक परछाई महामारी महिलाओं पर हिंसा वाली और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत भयानक असर वाली, वो भी एक तरह से देखा जा रहा है। तो वो परछाई इसको क्यों कह रही हैं? तो कह रही हैं कि एक तो हुआ कोविड-19 जो कि महामारी है, वैश्विक महामारी है, जिसका हम सब के जीवन पर एक बहुत भयानक असर है और वो सबके जीवन को में उथल पुथल ला रहा है। लेकिन उसके एक परछाई के रूप में महिलाओं पर जो असर देखा जा रहा है उसके बारे में वो कह रही हैं। जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में हो सकता है आपने भी चर्चा सुना हो, वो है कि दुनिया के सभी देशों में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़त के बारे में खबरें, और ये भारत भी इसमें शामिल है, जिसमें कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने भी कहा है कि महामारी के लॉकडाउन के दौरान उनके पास जो कॉल्स आते हैं वो उसमें एक बढ़त है। और आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जो कॉल्स आते हैं उनकी संख्या दरअसल होने वाली जो केसेस हैं उससे कहीं कम होती हैं। और इनके अलावा भी ऐसे भी महिला संगठनों के पास ढेर सारी आती हैं जो कि सारे कहीं पर जाकर के भारत जैसे देश में कहीं रजिस्टर नहीं होती, उनकी संख्या कहीं गिनी नहीं जाती है। लेकिन महिलाओं के साथ काम करने वाली सभी संस्थाएं कह सकती हैं आपको कि ये बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ घरेलू हिंसा की नहीं है। घरेलू हिंसा के मामले में एक तरह से आप समझ ही सकते हैं कि घरेलू हिंसा एक तो हर तरह के तनाव से बढ़ती है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि तनाव का जो असर है वो तो महिला पुरुष सब पर है, लेकिन पुरुष या कोई भी सत्ता में जो लोग हैं, थोड़ा बहुत जो सामाजिक सत्ता पाए हुए हैं किसी दूसरे वर्ग के ऊपर, वो उस दूसरे सामाजिक तबके के ऊपर, वर्ग के ऊपर वो अपने ऊपर आने वाले तनाव का एक तरह से ठीकरा फोड़ते हैं। तो पुरुष जो है जब वो तनाव में होते हैं, जब उनके रोजगार जा रहे हैं, जब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर या शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव आता है, तो उसका असर वो अपने इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं, अपने घर में जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर ये जाता है। ये तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कई जगह देखा गया है और ये इस समय भी चल रहा है। और ऊपर से जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं वो घर के अंदर कैद हैं, तो घर से जो वो निकल सकते थे, खास करके भारत जैसे लॉकडाउन की स्थिति में जहाँ पर उनको कोई प्रायर नोटिस नहीं थी, पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ जा सकती थी, हो सकता है कहीं और किसी और जगह रहने जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी या कहीं और जा सकती थी, तो अभी वो नहीं जा सकती हैं, अभी वो कैद हैं। तो उसी, और वो एक कैद भी हैं और 24 घंटा निगरानी में भी हैं, इसलिए वो वहाँ से यहाँ तक कि फ़ोन करना, मदद मांगना, ये सब भी बहुत कठिन हो गया है। ये है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा इसके बियॉन्ड भी जो असर है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे।
तो पहले तो आप ये देखिए कि महामारी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भयानक डिसरप्टिव एक स्वास्थ्य क्राइसिस है जो रियल है, ये तो असली है। हमें बिल्कुल इस तरह के तर्कों में नहीं जाना चाहिए जो कहती हैं कि कोविड-19 महामारी से भी तो खराब और चीज़ें हैं और इसलिए कोविड-19 से लोग मरे तो मरे, क्या कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव के नाते हमें कोई अलग से कदम नहीं लेने चाहिए। ये हमें इस तरह के लॉजिक में हमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए कि कोविड-19 एक तरह से हमारे समाज और विश्व के हर समाज में जो सिस्टम है उसकी कमज़ोरियों को एक तरह से वो आईना दिखा रहा है। उसके तमाम जो कमज़ोरियां हैं वो ज़्यादा शार्प होकर के एक तरह से दिख रही हैं। जैसे अरुंधति रॉय ने कहा कि एक तरह से वो समाज का एमआरआई करके दिखा रही है लोगों को कि कोविड-19 महामारी की आपका समाज का जो बनावट है वो कहाँ पर इसमें गड़बड़ी है, जिसके चलते कोविड-19 जैसे जब बीमारी आती है तो उसके बचाव में आप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। खास करके जो समाज के ज़्यादा कमज़ोर वर्ग हैं उनके बचाव के लिए आप कदम नहीं ले रहे हैं। जो दुनिया के सबसे ताकतवर और मजबूत देश हैं वे तो नहीं ले रहे हैं, और भारत जैसे जो देश हैं या जो ज़्यादा कमज़ोर देश हैं वो तो और भी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है जहाँ तक सामाजिक इसके इम्पैक्ट का मामला है। ये तो देखा ही जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप से पूछना होगा कि कोविड-19 महामारी तो महामारी है, उसका रिस्पॉन्स हम कैसे करेंगे ये हमारे हाथ में है, और उसका रिस्पॉन्स आज हम कैसे करते हैं उससे तय होगा कि कोविड-19 के बाद का समाज हम कैसा बनाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज़ जो मैं मानती हूँ वो ये कि आमतौर पे जो कोई संकट आता है तो संकट की घड़ी में सरकारें चाहती हैं कि सबसे पहले वो लोकतंत्र की जो इच्छा है, लोकतंत्र की जो चाहत है और लोकतांत्रिक समाज बनाने, ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा गहरा लोकतांत्रिक समाज बनाने की जो कोशिशें हैं उसे वो सबसे पहले डूबती नैया में से फेंक दें। वो कह रहे हैं कि भाई नैया तो डूब रही है, नैया को बचाने के लिए सबसे भारी जो चीज़ है वो तो ये लोकतंत्र है, इसी को सबसे पहले पटक दो। इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए हमारे पास में जगह नहीं है। जबकि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि ये जो तानाशाही वाला अप्रोच है हर मामले में, वो एक तरह से लोकतंत्र की जो तलाश है उसके साथ जो हम इस तरह का निपटारा कर देते हैं, सरकारें जो निपटारा कर देती हैं कोविड-19 के संकट के नाम पर, उससे दरअसल कोविड-19 से भी निपटना ज़्यादा कठिन है और उसका जो सामाजिक असर है तमाम तबकों पर, पूरे समाज पर, पूरे अर्थतंत्र पर, उसका भी असर ज़्यादा हो रहा है। और इसकी वजह से सबसे पहले तो ये, अव्वल तो ये कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा कोविड-19 के प्रति, ये जो सरकारी लॉकडाउन है जो ऊपर से है, जो एक तानाशाही टाइप का है, जो सरकारी डंडे के आधार पर है, जिसको ये परेशानी नहीं हो रही है कि लोग क्या भूख से मर रहे हैं, लोग क्या बेरोजगारी की से मर रहे हैं, लोगों को पैदल पैदल कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर घर चल के जाना पड़ रहा है, या लोगों को कैद करके शहरों में रखा जा रहा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं। लोगों के पास में कैंसर के सर्विसेज मुहैया हो रहे हैं कि नहीं, किडनी फेलियर के डायलिसिस के सर्विसेज मुहैया हो रहे हैं कि नहीं, HIV के सर्विसेज मुहैया हो रहे हैं कि नहीं, प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे पहुंचेंगी अस्पताल तक, इससे कोई लेना देना नहीं। ये अप्रोच जो अभी तक का सरकारी लॉकडाउन का अप्रोच रहा है, इसका असर आप समझ सकते हैं कि खास करके समाज के सभी कमजोर तबकों पर, गरीबों पर और खास करके महिलाओं पर इसका असर कितना भयानक और कितना घातक है। सबसे सरल चीज अगर आप समझिए तो आप याद करिए उस इमेज को जिसमें एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को हाथों में उठा करके अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एम्बुलेंस की सर्विसेज प्राप्त नहीं हो रही। तो ये सोचिए कि किस तरह की स्थिति है। इस पर UN को भी बोलना पड़ा है, इस पर WHO को भी बोलना पड़ा है, इस पर मिशेल बैशले को भी बोलना पड़ा है कि भाई आप कम से कम ऐसी स्थितियां तो मत बनाइए कोविड-19 से बचाव के नाम पर जिससे कोई प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचने में आप दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ भारत में भी हो रहा है, दुनिया के कई जगह हो रहा है।
और ये यूएन ने कहा है कि यौन संबंधी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी, यानी बच्चा जचने की जो क्षमता है उससे संबंधी जो स्वास्थ्य की सर्विसेज हैं, उसे पाने में महिलाएं अक्षम हो रही हैं पैंडेमिक के चलते, महामारी के चलते। इसके साथ साथ में जेंडर बेस्ड हिंसा से जो बचाव की सर्विसेज हैं वो भी बाधित हुई हैं। तो वो तो दुनिया भर में बाधित हुई हैं, भारत में भी बाधित हो रही हैं। और इसके चलते वो कह रहे हैं कि इसके चलते एक बहुत लंबा असर महिलाओं की जानें जो जाएंगी, वो हो सकता है कोविड-19 से जो मौतें हो रही हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मौतें महिलाओं के बच्चा जचते हुए हो वगैरह वगैरह, या महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो दूसरे क्राइसिस हैं इसके चलते हो। अबॉर्शन की जो ज़रूरत है, महिलाओं की गर्भपात की जो सर्विसेज की ज़रूरत है, वो गर्भपात नहीं हासिल कर पा रही हैं या सेफ सुरक्षित गर्भपात नहीं हासिल कर पा रही हैं। जब वो हासिल करना चाहती हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ सुरक्षित आपको मिलेगा नहीं और इस समय आप इसकी मांग मत करिए। दूसरा ये कि अगर हम ये इसको देखें कि महिलाएं जो किसी भी तरह की हेल्थ सर्विसेज आमतौर पे भी भारत जैसे देश में आसानी से हासिल नहीं कर पाती, एक तरह से अगर आप देखिए तो महिलाएं भारत जैसे देश में यूं भी हमेशा बड़ी हद तक लॉकडाउन टाइप की स्थितियों में रहती हैं। मैं इसे किस आधार पे कह रही हूँ, मेरी जो किताब आई है अभी फियरलेस फ्रीडम, बेखौफ आज़ादी, जिसका हिंदी संस्करण अभी नहीं निकला है लेकिन उम्मीद है कि निकले आने वाले महीनों में, उसके रिसर्च के समय मैंने पाया कि इसमें जो महिलाएं, भारत जैसे देश में करीब 60% महिलाएं भारत में, चाहे वो शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, चाहे वो समाज के जिस भी तबके से हों, जिस भी सामाजिक हिस्से से हों, महिलाएं जो हैं उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए इजाज़त ले करके जाना पड़ता है। यानी वो अपनी मर्ज़ी से कहीं किसी पब्लिक हेल्थ सेंटर में नहीं जा सकती, अपनी मर्ज़ी से बाहर टहलने नहीं जा सकती, अपनी मर्ज़ी से बाज़ार नहीं जा सकती, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा नहीं सकती। उनको जो है कम से कम अगर जाती भी होंगी, जैसे कमाने वगैरह, अगर कमाने भी जा रही हैं तो एक तरह से इजाज़त लेके, घर में किसी और से इजाज़त लेके जाना पड़ेगा, जो पुरुषों के साथ स्थितियाँ नहीं है। ये अगर हमारे देश में है तो इसका मतलब है कि एक तरह के लॉकडाउन की स्थितियां ऐसे भी महिलाओं पर बनी हुई हैं हमारे देश में। ऐसे में कोविड-19 पेंडेमिक वाले लॉकडाउन का असर थोड़ा सोच के देखिए कि कैसा है, क्योंकि वो जो निगरानी है, वो जो टाइट कंट्रोल है महिलाओं के आने जाने पर, महिलाओं के आवाजाही पर, महिलाओं के अपनी इच्छाओं पर, अपने जीवन के हर निर्णय पर, उस पर अभी 24 घंटा निगरानी का एक प्रावधान बन गया है, जहां पर वो 1 मिनट के लिए भी बिना किसी के सुने कहीं किसी से फ़ोन पर बात करने, बिना किसी के सुने कहीं एक जगह सांस लेने, आराम करने, कुछ भी करने की स्थिति नहीं। पहले जो हो सकता था कि भाई लोग अगर घर से बाहर हैं उस समय आप थोड़ा अपने लिए थोड़ा समय निकाल लें, वो अपने लिए समय निकालने की स्थितियां आपको नहीं बच रही हैं अभी भी पेंडेमिक के दौरान। और ऐसे स्थितियों में जो तनाव है, जो हिंसा है, वो सब बढ़ रहा है। घर के अंदर जो कैद है महिलाएं, पेंडेमिक के दौरान तो सब कैद हैं आप कहेंगे, लेकिन घर के अंदर जो कैद हैं उसमें घरेलू जो श्रम है उसकी ज़रूरत तो कम नहीं हो गई, उसकी ज़रूरत तो बढ़ गई है। जो बीमार होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, जो बुज़ुर्ग होंगे, उनका देखभाल, सब लोगों को खाने पीने को मिले उसका देखभाल, बच्चों की पढ़ाई का देखभाल, बच्चे जो हैं वो अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो जो वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब न करें बच्चे, उसको इंश्योर करने का देखभाल किसका होगा? सोच के देख लीजिए किसका होगा, ज़्यादा बर्डन किसका होगा? तो महिलाएं भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रही होंगी, लेकिन शायद पुरुषों को ना डिस्टर्बेंस हो, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ये ज़्यादा महिलाओं के कंधों पर आती है। तो ये जो घरेलू श्रम का विभाजन है उसका भी जो ग्रेटर बर्डन है वो महिलाओं के शोल्डर्स पे, महिलाओं के कंधों पर आ रहा है।
इसके साथ साथ अगर आप कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में महिलाओं के हालातों को देखें, डिस्प्लेस्ड और स्टेटलेस महिलाओं को देखें, जैसे रोहिंग्या महिलाओं को जो भारत में हैं, या जो अन्य जगह पर इस तरह से जो रेफ्यूजी कैंप्स में जो महिलाएं हैं, बिल्कुल ही बहुत भयानक परिस्थितियों में जो महिलाएं हैं पहले से थीं, उनका ऐसे भी जीवन बहुत ही संकटमय था। लेकिन कोविड-19 के चलते एक तरह से बिल्कुल ही माने जीवन मरण की स्थिति बन गई है। और उसमें हमने शायद देखा होगा अभी अभी हाल में एक बहुत ही भयानक चित्र, जिसमें कि एक महिला कह रही है, एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला कह रही, भारत में रहने वाली महिला, भारत की मजदूर महिला, ये कह रही है कि आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन कुछ तो खाने के लिए दे दीजिए, कुछ मिल जाए खाने के लिए परिवार को, उसके लिए जो करना हो, जो आप हमसे लेना हो ले लीजिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग की जो घटनाएं हैं उसमें कितनी बढ़त, ये जो बेबसी है इसके चलते जो हो रहा है, महिलाओं की बेबसी के चलते। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो महिलाओं पर होने वाली जो मांग है इस समय, जिसमें महिलाओं को, जो पहले भी महिलाओं को भारत जैसे देश में करना पड़ता था कि पानी लाने के लिए आपको कितना दूर जा कर के लाना होगा, खाने की बेसिक चीज़ें लाने के लिए आपको कितना दूर जा कर के लाना होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी स्थितियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस समय ज़्यादा संकट बढ़ गया है और आपको सारे खतरे मोलते हुए इन कामों को करना पड़ता है। तो इसमें कोविड-19 के खतरे के साथ साथ आप पर खतरा ये भी आ जाता है कि पुलिस आपके साथ में मारपीट कर सकती है जब आप ये बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें लाने जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो राजनीतिक हिंसा है महिलाओं पर, अब आप कहेंगे कि कम से कम इस समय तो कोविड-19 के समय ये राजनीति की क्या बातें हो रही, लेकिन क्या करें, भारत में तो करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में जहां पर पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि वैश्विक महामारी के चलते आप जेलों को खाली करिए, जेलों में से ऐसे तमाम लोगों को, खास करके राजनीतिक बंदियों की रिहाई करिए, राजनीतिक बंदियों के अलावा भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी तो तुरंत रिहाई करिए अगर वो जेलों में है, बुजुर्ग लोगों की रिहाई करिए, महिलाओं की रिहाई करिए, जितने लोगों का संभव हो आप उनको बेल पर या पैरोल पर छोड़िए। ये दुनिया भर में कोशिशें हो रही, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है, जहां पर यह हो रहा है कि आप चुन चुन करके जा करके महामारी की आड़ में, जिस समय आपको लग रहा है कि महामारी से ठीक पहले जहां पर बड़ी संख्या में आंदोलन हो रहे थे, आपने किसी पर हाथ डाला, किसी पर लाठी चलाई, किसी की गिरफ्तारी करने की कोशिश की, लोकतंत्र बचाने की कोशिश करने वालों पर, तो पता चला कि हजारों की भीड़ भारत के हर शहर में फूट पड़ रहा था। ये आपको झेलना पड़ रहा था, सरकार को झेलना पड़ रहा था। तो सरकार को लग रहा है कि अब तो चांदी है, अब तो ये सब बंद है, अब ये लोग कहाँ से निकलेंगे, अब महिलाएं कहाँ से निकलेंगी, अब तो सब बंद हो गई। तो जब सब बंद है उस समय हम चुन चुन करके जा करके हमारे विरोध में बोलने वाले तमाम स्वरों को उठा करके उनको पीछे डालें। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं इस बीच में, उसमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों और महिलाओं की है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से यहीं से समझ में आता है कि ये जो CAA विरोधी लोगों को ये पकड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो रही है कि हाँ, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये सरकार जो है ये लोकतंत्र विरोधी है, सरकार संविधान विरोधी है, सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये सरकार महिला विरोधी भी है, ये नारीवाद विरोधी भी है। और इसलिए इसकी जो एक खास खुंदक है ऐसी महिलाओं से जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रही हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो शाहीन बाग की दादियाँ हों, चाहे वो बिल्कुल ही यंग लड़कियां महिलाएं हों जो शाहीन बाग वाले आंदोलनों में, anti-CAA वाले आंदोलनों में बड़ी संख्या में उतर रही थी, उन पर ये निशाना लगा रही है ये सरकार। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ही सफूरा जरगर को, इशरत जहां को, गुलफिशा को ये गिरफ्तार कर लिए हैं, इन्होंने जेल किया है। ये कौन लोग थीं? ये छात्राएं थीं या महिलाएं थीं जो CAA विरोधी बिल्कुल ही शांतिपूर्ण आंदोलन को चला रही थीं। इनके बारे में पुलिस कह रही है कि हमारे पास सबूत है कि उन्होंने दिल्ली दंगों में इनका हाथ था।
क्या सबूत है? अगर आप किसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं तो कम से कम देश को बता दीजिए कि कैसे सबूत हैं आपके, उनके पास। कोई सबूत उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है, और सबूत शायद है भी नहीं इनके पास, नहीं होगा। क्यों, मैं कहूंगी 1 मिनट में। लेकिन सबसे पहले कि जिनके खिलाफ सबूत है, जैसे कपिल मिश्रा के खिलाफ सबूत है, जज ने कहा, जस्टिस मुरलीधर ने, कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इनके भाषण को सुनिए, भाषण के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करिए तो दंगे रुक जाएंगे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी उस समय सरकार ने कहा कि समय ठीक नहीं है, पुलिस ने कहा समय ठीक नहीं है, जज साहब का ट्रांसफर हो गया, कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज इतने महीनों बाद, वो फरवरी की बात थी, आज मई महीना चल रहा है, अभी भी कपिल मिश्रा छुट्टे घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत है सबके आंखों के सामने। और गिरफ्तार कौन है? जो लड़कियां, जो महिलाएं जिनके खिलाफ में शांतिपूर्ण आंदोलन करने, सरकार से सवाल करने के अलावा कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके बारे में पुलिस मनचाहे जो कह रही है और तिहाड़ में डाल रही। उससे भी ज्यादा खराब ये कि सफूरा जरगर जो 3 महीने प्रेग्नेंट थी पिछले महीने जब उसको गिरफ्तार किया गया, अब वो 4 महीने प्रेग्नेंट है, उसे जेल में रखा जा रहा है। और उसके बारे में क्या भद्दी बातें, क्या कीचड़ उछाल रहे हैं कपिल मिश्रा खुद अपने ट्विटर हैंडल से, जो भाजपा के विधायक पद की प्रत्याशी रहे हैं। और इसमें वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी वाली जो फेसबुक ग्रुप है और पूरा संघ भाजपा का जो ट्रोल सेना है, ये क्या कह रहे हैं भला? ये कह रहे हैं सफूरा के बारे में कि अरे ये शाहीन बाग आंदोलन के समय प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लोग प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, ये हमारे चलते थोड़ी प्रेग्नेंट हुए, हमें थोड़ी मौका मिला इन्हें प्रेग्नेंट करने का, तो वो प्रेग्नेंट किससे हुई हैं? बाप पहले बताया कि डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, आप कह रहे हैं कि बाप नहीं बताएंगे बच्चे का, वगैरह वगैरह। तो वो कुल मिलाकर के इतना ही इशारा कर पा रहे हैं कि शायद वो शादीशुदा नहीं है और शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है बिना शादी के, वगैरह वगैरह। ये सब झूठ है। लेकिन मैं तो कह रही हूं, मान लीजिए कि सच है, क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई माँ जो है इसको लेकर के, माँ बनने वाली है, उसको लेकर के अगर आपके दिमाग में यही सब घूम रहा है कि अरे हमने इसे प्रेग्नेंट नहीं किया, सोच लीजिए इस शब्दावली के मायने क्या हैं। और फिर आप इशारा कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रेग्नेंट हुई होगी, आपके दिमाग में उसी के चित्र आप बना रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं और वो कीचड़ जाकर के सफूरा जरगर पे जाके चिपकेगा? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। सफूरा के पक्ष में तो आज देश भर में महिलाओं ने, लोगों ने, यहाँ तक कि बच्चों ने सफूरा जरगर को खूब सारा गर्व और खूब सारा प्यार दिखाया। ये सारा कीचड़ आपके दिमाग के भीतर भरा हुआ है, ये सारा गोबर जो है, गू है, ये आपके माथे के भीतर है। ये संघी बॉयज लॉकर रूम है। अभी अभी जो बॉयज लॉकर रूम वाला प्रकरण आया, जिसमें स्कूल के बच्चे जो हैं, स्कूल के लड़के, वो एक तरह से लॉकर रूम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बना करके उस पर लड़कियों के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, यहाँ तक कि रेप की बातें की चर्चा कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ये संघी बॉयज लॉकर रूम है, जहां पर ये बच्चे नहीं हैं, जहां ये गुमराह युवा नहीं है, ये बड़े लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसा करके ही शायद हमको कल को विधायक पद का प्रत्याशी बनाया जाए, कल को एमपी पद का प्रत्याशी बनाया जाए, भाजपा और संघ के भीतर तरक्की हमको यही सब करके होगा, यही सब करके मिलेगा। ये वो कर रहे हैं और ये दुनिया देख रही है। ये सब भी इस पैंडेमिक के दौरान चल रहा है। पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान कहा जा रहा है कि ऑरेंज और हरे जोन्स में भी प्रेग्नेंट महिलाएं बाहर ना निकलें कोविड-19 के भय से। लेकिन इसी समय आप जाकर के कोविड-19 के समय एक प्रेग्नेंट महिला को उठा करके इसी समय आपको तिहाड़ जेल के अंदर रखना जरूरी लग रहा है, उसके प्रेगनेंसी को और उसे खुद को खतरे में डालना जरूरी लग रहा है। ये भारत की सच्चाइयां हैं। इसके अलावा भी जिनके फोन्स को ये सीज कर रहे हैं, वो आयसा की कवलप्रीत कौर हो, वो पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता हो, ये सारे जो है ये बहुत ही वोकल एक्टिव नारीवादी महिलाएं हैं जो कि आंदोलन के पक्ष में हैं, लोकतंत्र के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में अपनी आवाज उठा रही हैं, बिल्कुल बेबाक आवाज उठा रही हैं। और उनके पीछे ये सरकार हाथ धो करके पड़ी हुई है। ये चीज साफ साफ दिख रहा है। ये भी एक बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा हमारे सामने है। तो अगर हम इस समय पूछें कि इस पे जो रिस्पॉन्स है, इस पे यूएन कह रहा है कि भाई कोविड-19 से जो रिकवर करने की जो कोशिशें हैं, उससे उबरने की जो कोशिशें हैं, उसके सेंटर में आप महिलाओं और लड़कियों को रखिए। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा कैसे? सीधी सी बात है कि अभी जिस तरह से कोविड-19 के साथ में डीलिंग हो रही है, ऐसा कतई नहीं हो रहा है।
इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए, जैसे कि अभी उन्होंने जो दारू के ठेके खोल दिए, ये बात सही है कि दारू के बारे में, अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल से जिनकी एडिक्शन होती है, जिनको लत है, उनको मैं खुद गुनहगार के रूप में कतई नहीं देखूंगी। मैं मानती हूं कि जो लत है ये भी एक तरह से हमारे समाज के बनावट के चलते इस तरह के ड्रग्स के या अल्कोहल के या दारू के लत लगते हैं, और लत से जो परेशान है, लत से जो पीड़ित हैं, वो खुद भी जो है गुनहगार नहीं, वो खुद भी पीड़ित हैं, विक्टिम हैं। लेकिन आपके विक्टिम होने के बावजूद अगर आप पुरुष हैं और इससे पीड़ित हैं, तो आप अपने घर परिवार में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन पर जो आप दारू पी करके या ड्रग्स करके जो आप अपना ये निकालते हैं, या आपको अगर ड्रिंक अल्कोहल नहीं मिलता और उससे जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसका असर भी आप महिलाओं पे निकाल रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि ये एक दूसरी चीज़ है, ये एक सामाजिक एक हानि है जिसको खुद आप कर रहे हैं। वो आपके जरिए अल्कोहल नहीं कर रहा है, वो आप कर रहे हैं, और आप अल्कोहल रहने के चलते भी कर रहे हैं, अल्कोहल ना रहने के चलते भी कर रहे हैं। और इसके बारे में सोचने, अल्कोहल को लेने के, उसके सेवन के सामाजिक ये क्या असर हैं, इसके बारे में एक चर्चा जरूर करने की जरूरत है। और जो लत से पीड़ित हैं, वो उस लत से कैसे उभर करके आए, उनकी हम मदद कैसे कर सकें ऐसे तरीके से, ताकि उसका पूरा जो बोझ है वो घर की महिलाओं पर न पड़े, बच्चों पर न पड़े। ये एक बहुत बड़े चर्चा की विषय है। मैं सिर्फ उस बारे में इतना ही अभी कहूंगी कि सरकार पर तो ये सवाल बनता है कि आपने तो डोमेस्टिक वायलेंस की सेवाओं को बढ़ाया नहीं, ये सारी चीजें शुरू नहीं की, लेकिन ठेके आपने खोल दिए। हाँ, अल्कोहल विड्रॉल के चलते जो लत से पीड़ित हैं वो सुसाइड कर रहे थे, और मेरा मानना है कि ये सुसाइड से बचाना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन इस वजह से सरकार ने नहीं खोला। सरकार ने रेवेन्यू सोच करके खोला, लेकिन रेवेन्यू के चलते महिलाओं के जीवन पर क्या असर होगा, इसके लिए उन्होंने कोई सेवाएं जो हैं वो शुरू नहीं की हैं। इसको एकदम गैर जरूरी सेवाएं समझ करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये बात है। बाकी भूखमरी की जो स्थितियां हैं वो भी हमारे सबके सामने हैं, उसके भी जो असर हैं वो महिलाओं पर, बच्चों पर सबसे ज़्यादा होगा, ये सब भी हम लोग जानते हैं। इसमें अगर हमारे रिस्पॉन्स में अभी हमको क्या करना चाहिए, क्या मांग करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अगर हम इस बात को देखें कि इस महामारी ने हमें सिखाया क्या, महामारी से हमें सीखने को क्या मिल रहा है। महामारी से सीखने को हमें सबसे पहले तो ये मिल रहा है कि सबसे ज़रूरी मजदूरी, ज़रूरी श्रम क्या है। ज़रूरी श्रम सीईओ का श्रम तो है नहीं। ज़रूरी श्रम जो है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का है, सफाई कर्मियों का है, हमारे दुकानों में काम करने वाले लोगों का है, जो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, जो डिलीवरी करते हैं खाने पीने की चीज़ों की, उनका है। ये सारे हैं हमारे सोसाइटी के एसेंशियल वर्कर्स। अगर ये एसेंशियल है, अगर इनका काम ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी काम करने वालों को सबसे कम और सबसे कमज़ोर नौकरियां क्यों मिली हुई हैं, सबसे कम पगार, सबसे कम मजदूरी क्यों मिली हुई हैं, सबसे असुरक्षित काम क्यों मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा खतरनाक काम क्यों मिला हुआ है। और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों में, चाहे वो आशा कर्मियां हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे आंगनवाड़ी कर्मियां हों, चाहे वो सफाई कर्मियां हों, इसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, डिस्प्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड है। दूसरे कामों में जिसमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, उसमें महिलाओं की संख्या कम होती है, उसमें महिलाओं की संख्या कम होती है और इसमें संख्या अधिक है। ये इसको आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें इन महिलाओं, अगर हम इन्हें मान रहे हैं कि ये ज़रूरी सेवाएं हैं, तो इन ज़रूरी कामों में अभी पैंडेमिक के समय भी, महामारी के समय भी इन्हें महामारी का पगार मिले, यानी अधिक पगार मिले, और साथ साथ में महामारी के बाद के लिए भी इनके काम को एक तरह से हम प्रायोरिटी दें। इनके कामों को, अगर लोग जो इन काम को करते हैं उनको ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा अच्छा पेमेंट मिले, क्या इसे मांग करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? दूसरा, इससे भी अगर अधिक जरूरी हम एक चीज़ में जाएं, तो हम इस तरह की जो एसेंशियल काम है, इसका हम इसकी परिभाषा को भी हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। जैसे ये परिभाषा हम ला सकते हैं, ये सारे जो काम है, सफाई का काम, स्वास्थ्य का काम,
शिक्षा का काम, जरूरी सेवाओं का ये तमाम जो काम है, ये काम जीवन बनाने वाले कार्य हैं, लाइफ मेकिंग काम है, जीवन बनाने वाले कार्य हैं। ये मुनाफा बनाने वाले काम नहीं है, ये चीज़ों को बनाने वाले काम नहीं है। यानी चीज़ों को बनाए, कौन सी चीज़ों को बनाए? जरूरत की चीज़ें नहीं, जो चीज़ें बिकेंगी वो बेचने के लिए हम बनाए। इस तरह से हमारा पूरा इकोनॉमी चलता है। आज भी इकोनॉमी को ऐसे के बारे में ऐसे बात होता है जैसे वो कोई ऐसा राक्षस हो, वो कोई ऐसा भगवान हो जिसका पेट भरा रखना जरूरी है, चाहे लोग भूखे क्यों ना जाओ। आप जो है वो लोग भूखे हैं तो आप गोदाम क्यों नहीं खोल सकते? अरे अर्थतंत्र को बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जो है वो मजदूरों को घर जाने क्यों नहीं दे सकते हैं? अरे अर्थतंत्र को नुकसान हो जाएगा। ये अर्थतंत्र भला क्या है जिसके पेट को भरने के लिए आप लोगों को मार रहे हैं, उसके पेट में लोगों को आप की आहुति दे रहे हैं? ये अर्थतंत्र क्या है? इस ऐसे अर्थतंत्र की क्या जरूरत है जो समाज के तंत्र से जिसका कोई लेना देना नहीं, समाज में लोगों के सर्वाइवल से, उनकी जीवन यापन से लेना देना नहीं है। तो क्या अर्थतंत्र के सेंटर में भी ये जीवन बनाने वाले जो काम है, जीवन की रक्षा करने वाले जो काम है, जीवन के लिए जरूरी जो काम है, उसको हम सेंटर में कैसे लाएं? ऐसा समाज कैसे बनाए? इसको अगर हम पूछते हैं तब शायद हम इस समाज के परिवर्तन की जगह को भी, उसकी जरूरत को भी हम कोविड-19 के चलते संकट में पड़े नैया में से फेंक देने के बजाय उसको एक तरह से ज्यादा सुरक्षित रखें और कुछ और बेकार चीजों को, जैसे ये जो तथाकथित मिथिकल एक तरह से अर्थतंत्र की जो बातें हैं, उसको हम बाहर पटक सकते हैं शायद। तो इसमें ये देखिए कि मांगे क्या क्या होनी चाहिए अभी भी और बाद के लिए भी। तो अभी तुरंत जो है वो मॉर्टगेज और रेंट जो है ये इसको लेना बंद करें, इसका प्रावधान सरकार करें, चाहे छात्रों के लिए, चाहे आम लोगों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए। फ्री वाईफाई सबको दें, बच्चों का देखभाल फ्री में हो और सुरक्षित हो। ये काम ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये भी ये पूरी दुनिया कैसे नहीं कर सकता। आप जो प्रवासी लोग हैं और यहाँ रहने वाले लोग हैं, उसमें फ़र्क करना छोड़ दीजिए। अभी डिपोर्टेशन आप बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को आप इलीगल यानी गैर कानूनी देश में आया हुआ इंसान नहीं कहेंगे। ऐसे कानून आयरलैंड ने, पुर्तगाल ने बनाए हैं, पूरे दुनिया भर में बनने चाहिए। हर बिल्डिंग ऐसा जो लोगों को शरण देने के लिए नहीं है, लोगों के लिए घर के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल, चाहे वो बड़ा होटल हो, चाहे वो शादी बाड़ी हो, चाहे जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी खाली पड़ी हुई हो, ढेर सारे घर जो खाली पड़े हुए हैं। भारत के सभी बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे घरों की होती है जो यूं ही खाली पड़े होते हैं। उन सबको आज के आज भरो। जितने बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जिनको आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की जगह चाहिए, जिन्हें सुरक्षित जगह चाहिए ताकि वो घर पे रह सकें। आप कह रहे हैं घर पे रहिए, जिनके पास घर नहीं वो कहाँ रहेंगे? या जिनका घर ही ऐसा है जिसमें परिवार के 20 लोग जो हैं एक छोटे से कमरे में रहते हैं, वो कहाँ से फिजिकल डिस्टेंसिंग करेंगे? उनके लायक आप जगह बनाइए। इसके लिए आप ये इन बिल्डिंग्स को रखिए। आप जेलों और डिटेंशन कैंपों को खाली करने की दिशा में जाइए। आप अस्पतालों की सुविधाओं को सारे लोगों को मुफ्त में प्राप्त कराइए, उसका राष्ट्रीयकरण करिए। और सबसे बड़ी चीज कि जो सफाई स्वास्थ्य के काम करते हैं, जो जरूरी काम करते हैं, उनको आप इस समय पैंडेमिक पे दीजिए, महामारी का पगार दीजिए, और आगे के लिए भी उनको जो है वो सबसे अच्छे पगार और सबसे सुरक्षित नौकरियां मिले, इसका प्रावधान करिए। क्या ऐसा हो रहा है आज? इसका ठीक उल्टा हो रहा है। अगर आप देखिए कि दुनिया भर में अगर आप नर्सेस की बातों को सुने तो वो बता रहे हैं, भारत में भी और दुनिया में भी, कि बिना इक्विपमेंट के हम काम कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की बातों को सुनिए तो वो बताएंगे कि बिना इक्विपमेंट के हम काम करें। और ये नर्सें क्या गजब काम कर रही हैं। कोविड-19 के चलते जिसकी डेथ हो रही है उसको तो अपने परिवार से मिलना मना होता है। आप सोचिए कि किसी की माँ का डेथ हो रहा है, किसी के पिता का डेथ हो रहा है, और वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते। बात कैसे कर पाते हैं? नर्स बात कराती है फ़ोन पर खुद। वो जो है 12-12 घंटे तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं बदलती, वहाँ खड़ी रहती हैं। वो हाथ पकड़ती है उस मरीज़ का, वो फ़ोन पर बात करती है मरीज़ की बेटी से, मरीज़ के बेटे से, मरीज़ की पत्नी से। खुद जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर बीतता है, क्या असर होता है। ऐसे लोगों से, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में, उनके परिवारजनों से मैं पिछले कुछ दिनों में बात की हूँ। और मुझे लगता है कि ये काम जो है, हालांकि ये मरते हुए लोगों के
देखभाल का काम है, ये लोगों के जीवन को बचाने की कोशिश का काम है, मृत्यु के बड़े नज़दीक का काम है, लेकिन इससे बड़े जीवन बनाने वाला काम क्या है? ये सारे जो जीवन बनाने वाले काम हैं, लाइफ मेकिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, इस पर हम जोर दें, इसको हम अगर प्रायोरिटाइज करें तो हम जिस दुनिया को बना रहे हैं वो दुनिया शायद बहुत ही ज़्यादा बदल सकती है। अंत में मैं ये कहूँगी, आज के टॉक के बारे में अगर कोई सवाल हो तो अगर आप टाइप करें तो मैं उसे देख करके पढ़ के जवाब देने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं ये अंत में कहूँगी कि देखिए, समाज के जितने भारत में खास करके एक बहुत खास चीज़ के प्रति मैं चिन्हित करना चाहती हूँ, वो ये कि भारत के समाज के बनावट में छुआछूत ये गहरी जड़ें बनाए हुआ है। तो कोविड-19 के रिस्पांस के रूप में भी ये छुआछूत वाला रिस्पांस ये कहीं ज़्यादा आकर के निकल रहा है। कैसे? तो कोविड-19 के इर्द गिर्द ये इस लॉकडाउन के चलते ये एक भय का और शर्म का माहौल बना दिया गया है कि कोविड-19 जिसको हुआ है वो गुनहगार है, कोविड-19 जिसको शायद हुआ है वो भी गुनहगार है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो भी गुनहगार है। तो और जो डॉक्टर या नर्स हैं जो काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ, जो सफाई कर्मी हैं वो भी गुनहगार हैं, क्योंकि उनके चलते हमारे यहाँ कोविड आ सकता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको खूब बढ़ावा मिला है। इसके चलते मुस्लिम विरोधी जो प्रचार गया है तबलीगी जमात के इर्द गिर्द, एक खास समुदाय से जोड़ करके मुस्लिम समुदाय से जोड़ने की कोशिश की गई है महामारी को, इससे भी मुस्लिम समुदाय पर भी और सभी समुदायों में ये मैसेज गया है कि कोविड-19 का पाया जाना आपके समुदाय में ये जो है ये आपके समुदाय पर कलंक माना जाएगा और इसलिए ये न पाया जाए इसकी कोशिश। दरअसल इससे निपटारा नहीं कर सकते, इसका ठीक उल्टा करना जरूरी है ना, ताकि लोग सचमुच में सेल्फ रिपोर्टिंग करें कि हमारे पास सिम्टम्स हैं जिससे कि शायद कोविड-19 हो, और उससे आप हमें भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। इसके लिए तो पूरे समाज में एक सिंपैथी एम्पैथी की जगह बनानी जरूरी है, जो कि बिल्कुल नहीं बना है। एक छुआछूत का माहौल बनाया गया है जिसके चलते कितने सारे डॉक्टरों को, नर्सों को कहा जा रहा है कि आपको हम घर से निकाल देंगे वगैरह वगैरह। जो पहले से ही सफाई कर्मी छुआछूत झेलती थी वो और भी ज़्यादा इस समय झेल रही हैं। उस पर सफाई कर्मियों की स्थिति पर कर्नाटका से हमारे AICCTU के साथियों ने एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार किया है, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, इसके बारे में भी ये सब पता चल रहा है। तो इस छुआछूत के रिस्पॉन्स के जगह पर एक तरह से एक सामाजिक साझेदारी की, शारीरिक दूरी की ज़रूरत है, लेकिन सामाजिक साझेदारी की ज़रूरत को उसे बनाने की कोशिशों में लोग लगे ज़रूर हुए हैं। इसमें जो कम्युनिटी किचन्स चला रहे हैं उसमें पुरुष भी हाथ दे रहे हैं, महिलाएं भी हाथ दे रही हैं, सारे लोग हाथ दे रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो कल बीमार पड़ सकते हैं, जो शायद आज बीमार हैं, जो आज क्वारंटाइन में हैं, अगर हमारे समुदाय में जो भी इस तरह के लोग हैं उनके प्रति एक छुआछूत की और एक शर्म की भावना के बजाय, एक लानत की भावना के बजाय अगर हम एक देखभाल की, एक केयर की भावना को लाते हैं कि इनकी केयरिंग हम कैसे करें, ये तो खुद जा कर के खाना नहीं ला सकते तो इनके घर तक खाना हम कैसे पहुंचाएं, इनको गुनहगार की तरह इनके साथ व्यवहार करने के बजाय इनके साथ में प्यार का व्यवहार कैसे हो, ये चीज़ें करने की कोशिश करना, ये कल के एक बेहतर समाज बनाने की कोशिशों का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। और सबसे आखिरी में मैं फिर से यही कहूँगी कि एक लोकतांत्रिक रिस्पॉन्स का होना, जहाँ पर हम जिस समाज की मांग करते हैं उस समाज को हम यूटोपिया न माने, हम न कहें कि अरे ये तो आसमानी बातें हैं। जो असली समाज है उसी में रहना है और उसी में कैसे अपने आप को बचा के रहें और दूसरे को अगर ख़त्म करके रहना पड़े तो रहें। ये इस चीज़ से ना हम खुद को बचा सकते हैं, न किसी को बचा सकते हैं। ये कोविड-19 ने हमें बता दिया। समाज के सबसे जो कमज़ोर वर्ग होंगे वो जितने कमज़ोर हैं इस महामारी के सामने, उतने ही कमज़ोर सब लोग हैं, ये पता चल रहा है। और इसको अगर हम समझ रहे हैं तो ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में जाना, उसके लिए आज ही के आज मांग करना, पैंडेमिक के, महामारी के दौरान भी, महामारी के बाद में भी, जिसमें सब
सबकी सुरक्षा हो, सबको सम्मान मिले और सबकी बराबरी हो, ऐसे समाज के निर्माण वाली बात को इस समय केंद्र में रख करके महामारी के रिस्पांस को हमें देखना होगा। खास करके महिला पुरुष में जो गैर बराबरी है, उसे हम इस बारे में ये बार बार ये चीज़ें ना कहें कि अरे ये गैर बराबरी तो ख़त्म हो गई है, इस गैर बराबरी की बातें हम बाद में करेंगे महामारी के बाद। बिल्कुल नहीं, अभी आज के आज बात करना होगा। आज जब आप इसको देख करके ख़त्म करेंगे तो अगर आप पुरुष हैं तो रात का खाना कौन बनाने वाला है, बच्चे रो रहे हैं तो बच्चों का देखभाल कौन करने वाला है, बच्चों का होमवर्क कौन कराने वाला है, घर में सफाई का काम कौन करने वाला है, बुजुर्गों का देखभाल कौन करने वाला है, ये सारी चीज़ें अपने आप से पूछिए। आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके परिवार में अगर कोई अल्कोहल खरीद करके, दारू खरीद करके किसी को पीट रहा है तो आप खुद उनसे जा करके इस बात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराइए, इसे रोकने का काम करिए। ये जो है वो किसी भी प्रोहिबिशन और अल्कोहल बंदी और शराब बंदी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि समाज के अंदर ही जा करके उन लोगों को रोकना और कहना कि जो भी करिए, लेकिन आप अपने शरीर के साथ जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं करिए, लेकिन दूसरे पर हाथ उठाने की जिम्मेदार का अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और जो भी हो, घरेलू हिंसा के खिलाफ, बच्चों पर हिंसा के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, तमाम जो समाज में गैर बराबरियां हैं उसके खिलाफ, आपके इर्द गिर्द जो बॉयज़ लॉकर रूम टाइप की बातें करते होंगे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, माहौल बनाना, ये काम तो आज के आज आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं, महामारी के दौरान भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा। सरकारों को जिम्मेदार ठहराइएगा कि वो ये तमाम सर्विसेज जो हम मांग रहे हैं वो सारे लोगों को मुफ्त में दें, और लोगों को खाने पीने की चीज़ें, जीवन बनाने की चीज़ें, ये ज़रूरत की चीज़ें हर सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही हो कि वो सबको दें। शुक्रिया।